सही। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर आज तीसरा शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्या होती है दो चर रैखिक समीकरण? देखो, दो चर का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल होंगे। कितने वेरिएबल होंगे? दो, यानी टू वेरिएबल्स होंगे इसमें। तो दो वेरिएबल यहाँ पे हम ले करेंगे, एक x लेंगे और एक लेंगे y। दो वेरिएबल लेंगे, एक x लेंगे और एक y। तो दो वेरिएबल लेंगे यानी दो चर हो गई, यानी दो वेरिएबल। उसके बाद है रैखिक। कौन सी है? रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक का मतलब है कि दोनों की घात एक एक हो। दोनों की घात कितनी हो? दोनों की घात कितनी होना चाहिए? एक तथा एक हो। मतलब यह है कि x की घात भी एक हो और y की घात भी एक हो, ठीक है। तो वह समीकरण कहलाता है रैखिक समीकरण। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, उदाहरण जैसे हम लिखें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये एक दो चर रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, ठीक, और उनकी घात एक है। इसमें x की घात एक है, यहाँ y की घात भी एक है, इसलिए समीकरण रैखिक है, ठीक है। दो चर रैखिक समीकरण है ये। अच्छा, यहाँ पे a b c ये कहलाते हैं अचर। a b और c ये तीनों क्या हैं? ये अचर हैं, नॉन वेरिएबल हैं। इसे कहेंगे नॉन वेरिएबल, और ये हैं चर यानी कि वेरिएबल, ठीक। तो तीन अचर होते हैं इसमें, a b c तीनों अचर हैं। समझ में आई बात? अगर हम गुणांक की बात करें तो हम पूछे x का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे a है। x के जो आगे लिखा है वो गुणांक है, और y का गुणांक कितना है? b है। और अचर पद अगर हम पूछें क्या है, तो यहाँ पे c है, ठीक है। ये c हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद देखें ग्राफ। दो चर रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होगा? दो चर रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा क्या होगा? एक सीधी रेखा होगी। कैसी होगी? एक सीधी रेखा, एक ऋजु रेखा होगी। एक ऋजु, सीधी को ऋजु कहते हैं, ठीक है। एक ऋजु रेखा होगी, यानी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन, एक ऋजु रेखा होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। दो चर रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक ऋजु रेखा होगी। समझ में बात आई? ठीक है, चलो इतना उतारो, पहले पॉज कर देना, ठीक है। हमारा सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित के रूप में व्यक्त करिए। बीजगणित के रूप में व्यक्त करने का मतलब है आपको केवल समीकरणें बनाना है। क्या बनाना है? समीकरणें बनाना है, उन्हें हल नहीं करना। बीजगणितीय रूप के मतलब क्या है? केवल समीकरण बना के आपको छोड़ देना है, उसे हल नहीं करना है, समीकरण को हल नहीं करना है। तो देखें, शुरू करते हैं हल। आफताब और उसकी पुत्री, दो लोग हैं, आफताब है और उनकी पुत्री है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में भी तो होगी कुछ आयु उनकी, तभी तो हम पता लगाएंगे 7 वर्ष पहले क्या थी। समझ रहे हो बात को? जब हम अभी की पता होगी तभी तो हम बता सकते हैं कि पहले क्या थी और बाद में क्या होगी। और हमें अभी की नहीं पता, तो हम ना पहले की बता सकते ना बाद की बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, तो माना आफताब की
वर्तमान आयु, ये मानना पड़ेगी आपको, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब अभी वाली, वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है, y वर्ष है, ये मान लिया। अब एक एक करके सवाल को पढ़ते हैं। देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले का मतलब है कि 7 साल पिता घट गया और 7 साल बेटी भी तो घट गई। फिर समझ में आई? अगर हम पहले बैक में जा रहे हैं, पीछे पिछले सालों में जा रहे हैं अभी से, तो 7 साल बाप भी घटेगा और 7 साल बेटी भी घटेगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी थी बताओ? आफताब की आयु क्या होगी? वर्तमान में x है तो 7 साल पहले x माइनस 7 वर्ष होगी। समझ में आई बात? और पुत्री की वर्तमान आयु बाई है, तो पुत्री की आयु कितनी होगी? 22 माइनस 7 है ना, 7 साल पहले पूछ रहे हैं अपने। समझ में बात आई? ये बात आई समझ में सबके? क्लियर है? कोई टेंशन नहीं है। फिर 7 साल पहले हो गई, ये बात हो गई यहाँ पे खत्म। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब मुझे एक बात बताइए, 7 साल पहले हो या अभी हो या 7 साल बाद हो, कौन बड़ा होगा, पुत्र या पिता? पिता बड़ा होगा, चाहे पहले हो चाहे अभी हो या फिर बाद में हो। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो पिता जो है यानी कि आफताब जो है वो किससे, पुत्री से कितने बड़े हैं? 7 गुना, यानी पुत्री की आयु में अगर 7 से गुणा कर दो तो आफताब बन जाएंगे। समझ में बात आई नहीं आई? जैसे पुत्री अगर अभी 10 साल की है, पिछले 7 साल पहले 10 साल की थी पुत्री, तो पिता कितने के होंगे? 70 साल के। 7 गुनी है ना, और 7 ही गुनी है, इसमें भी 7 गुनी है, 7 गुनी है, देख लेना गड़बड़ ना हो जाए। 7 गुनी है तो ठीक है, 7 गुनी है 70 का हो जाएंगे बाप। कितने हो जाएंगे? 70 के। तो आफताब की आयु कितनी है बताइए? 7 साल पहले की कंडीशन है ये, तो x माइनस 7 बराबर 7, और पुत्री कितनी? 22 माइनस 7। अब इसकी x माइनस 7 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 बाई 7 सत्तू 49, 22 को इधर ले आए और 49 को भी इधर ही ले आए। x 7 बाई इधर आके माइनस के 7 बाई हो जाएंगे। देखो बराबर से जब इधर आते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस के हैं तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस के 7 हैं, अब 49 माइनस के हैं, इधर लाओगे तो ये क्या के हो जाएंगे? प्लस के, बराबर 0। x माइनस 7 बाई 49 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा? भाई साहब कहाँ पढ़े गए थे आप? 42, हमसे तो नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली समीकरण। ठीक है, पहला आंसर आया आपका। अब दूसरी शर्त क्या है? ये हो गई आपकी पहली शर्त है। कौन सी शर्त है? सवाल में 2 शर्तें देकर रहेगा इस प्रकार के सवालों में। पहली शर्त का ये मैट रिजल्ट आया, दूसरी शर्त का देखा क्या रिजल्ट आएगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब बाद की बात हो गई, तो दूसरी शर्त अब बताओ, खुद ही बताओगे आप। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ आफताब की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद कितनी होगी? अभी है x, 3 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 3 होगी। क्लियर है? x प्लस 3 ही होगी ना। हाँ, x प्लस 3 वर्ष। पुत्री की आयु कितनी होगी बताओ? पुत्री की आयु हो जाएगी आपकी 22 प्लस 3 वर्ष। 22 प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। अब क्या कह रहा है हमसे? अब शर्त
दूसरी शर्त चल ही रही है। अब कह रहा है देखो, अब से 3 वर्ष बाद, ये तो हमने लिख दिया 3 वर्ष बाद में ये कंडीशन बनी, तुमसे केवल 3 गुनी आयु रह जाएगी ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल, मैं का मतलब बाप, तुमसे यानी बच्ची से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे है आफताब जो हैं वो कितनी आयु के रह जाएंगे, पुत्री से। अच्छा, अब गुणा बताओ कहाँ होगी, यहीं तो होगी। याद रखो, जब पिता बड़ा है तो गुणा पुत्री में ही होगी, जाहिर सी बात है ना, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब फादर को आपको बड़ा रखना है ना हर बार पुत्री से, तो गुणा किस में करोगे आप, जो छोटा है उसी में तो गुणा करो, उसके इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, तो कितना है आफताब, x + 3 बराबर 3, पुत्री है y + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3 = 3y, और 3 तियां 9। यहाँ पे 3y इधर ले रहे हैं, x माइनस के 3y और प्लस के ये वाले 3 है, और ये 9 है, इधर आके क्या हो जाएंगे, -9 = 0, तो x - 3y, 9 में से 3 घटे -6 = 0। ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। तो हमारी 2 समीकरणें आई, 2 समीकरणें कौन कौन सी आई, एक आई x - 7y + 42 बराबर 0, और एक आई x - 3y - 6 बराबर 0। यही हमारा उत्तर है। ठीक है सर। सही, देखो अब ये सवाल है हमारा, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है, टोटल है। 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल समीकरण बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, समीकरण। करते हैं हल। 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। आप गए दुकान पे, आपने कहा दुकानदार से 2 किलोग्राम सेब दे दो और 1 किलोग्राम अंगूर दे दो। उनने तोले और दे दिए। आपने पूछा कितने रुपए, उनने कहा 160 रुपये हो गए। आपने फटाफट दिए और चले आए। समझ में आई। लेकिन आपने ये नहीं पूछा उससे कि अंगूर कितने रुपए को लगाए थे पर किलो के हिसाब से, और सेब कितने रुपए को लगाए। समझ में बात आई। पूछा आपने कहीं, उनने तो टोटल करा दोनों का और बता दिए 160 रुपये। आपने फटाफट गिने और 160 रुपये दिए और चले आए। आपने ये नहीं पूछा कि आपने अंगूर किस रेट लगाए और सेब किस रेट लगाए। तो हमें पहले रेट पता होगा तभी तो हम उसकी कीमत जोड़ पाएंगे, है ना। तो पहले रेट कितना होगा, तो रेट सवाल में ना दिया है। दिया है कहीं सवाल में? हर वस्तु का रेट नहीं दिया, टोटल मूल्य दिया है, हर एक का अलग अलग मूल्य नहीं दिया है। तो आप मानेंगे। सबसे पहले सेब है, तो 2 किलोग्राम सेब है। अब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमें नहीं पता कितना है, पता है कहीं? तो 1 किलोग्राम का मानेंगे आप x रुपए, और अंगूर का मान लेंगे हम 1 किलोग्राम अंगूर का कितना मान लेंगे, 22 रुपए। अच्छा, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 22 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या मतलब है इसका? 22 रुपए प्रति किलोग्राम। समझ में आता है? प्रति का मतलब 1 किलोग्राम का ही होता है, 22 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां पे लिखें, माना 1 किलोग्राम, माना सेब का मूल्य, डायरेक्ट लिखें, सेब का मूल्य मान ले रहे हैं x रुपए प्रति किलोग्राम, तथा अब कौन से अंगूर हैं, अंगूर साहब का मूल्य मान ले रहे हैं, अंगूर का मूल्य 22 रुपए प्रति केजी है। ठीक, 22 रुपए प्रति केजी है। अब देखो 2 किलोग्राम सेब है, 2 किलोग्राम सेब, और 1 किलोग्राम क्या है,
1 किलोग्राम अंगूर का जो है कुल मूल कितना दे रखा है सवाल ने? 160 रुपए, यही तो दे रखा है। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल, हमें 1 किलोग्राम सेब का मूल कितना है? x। तो 2 का कितना होगा? 2x। समझ में बात आई? प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल हो जाएगा y। तो यहाँ हो जाएगा y। 2x प्लस y बराबर कितना दे रखा है? 160। ये समीकरण हो गई फर्स्ट, समीकरण ही हो गई। अब पहली शर्त कंप्लीट हुई। समझ में बात आई या नहीं आई? जैसे 1 किलोग्राम का x है तो 2 का 2x होगा, नहीं होगा? और ये तो 1 ही किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम को वही कीमत हो जाएगी बाई। अगला देखो नेक्स्ट। अब कह रहे हैं 1 महीने के बाद क्या हुआ बदलाव? 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल 300 हो गया। तो 1 महीने बाद यहाँ लिख दो, 1 महीने बाद की कंडीशन क्या है? 4 किलोग्राम तो सेब है भाई साहब, प्लस 2 किलोग्राम क्या है? अंगूर, और इन सबका कुल मूल्य जो है वो दे रखा है आपको 300 रुपए, ये दे रखा है। तो 4 किलोग्राम सेब है तो 1 किलोग्राम का मूल कितना है? x। तो 4 का 4x। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल y, तो 2 किलोग्राम का 2y, और टोटल 300। ये समीकरण 2 हो गई। तो 2 समीकरणें हमारी कौन सी हुई? केवल समीकरणें बनाना है, हल नहीं करना अपनों को, हल आगे करेंगे, अभी शुरुआत है बस। तो 2x प्लस का y इज इक्वल टू 160, और दूसरी हो जाएगी हमारी 4x प्लस का 2y बराबर 300। सही है, यही हमारा उत्तर है। आप चाहें तो इसमें 160 इधर ला के माइनस भी कर सकते हैं, 300 ला के माइनस। बस इतना हो गया। ठीक है, सवाल है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल करा रहे हैं भाई साहब से। विद्यार्थी हैं, देखो ये क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्यार्थी का मतलब स्टूडेंट अंग्रेजी में है। विद्यार्थी का मतलब जो है लड़के प्लस लड़कियां हैं, मतलब दोनों कंबाइंड, टोटल लड़के भी हो उसमें शामिल और लड़कियां भी हो। पूरे स्कूल में, पूरे 10th क्लास में जितने लड़कियां और जितने लड़के, वो सभी की बात कर रहा है। तो वो सब किस में काउंट होंगे? विद्यार्थियों में। सही है। तो विद्यार्थी कितने हैं? 10। 10 विद्यार्थियों का मतलब अगर आपने x मानी लड़कियां और y क्या मान लिए? लड़के, तो विद्यार्थी 10 का मतलब है x प्लस वाई बराबर 10। यही तो मतलब है, x प्लस वाई बराबर क्या? 10। आगे देखते हैं। भाग लिया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं 4। किससे? लड़कों से। लड़के हैं 22, लड़कियां हैं x। अब हमें इससे बराबर करना है, इन्हें बराबर करना है, तो क्या होना चाहिए? लड़कियां 4 ज्यादा हैं किससे? लड़कों से। तो ये कम है ना अभी, और हमें करना है बराबर, तो इसका मतलब 4 इसमें जोड़ दो। 4 ही तो ज्यादा है वो। अगर 4 लड़के बढ़ जाएं तो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। समझ में बात आई नहीं आई? हाँ, ये चीज ध्यान दें कि किस तरीके से बराबर करते हैं। अगर ये कम है, लड़के कम है और लड़कियों के बराबर करना है, तो जो जो कम है संख्या वो इसमें ऐड करना है आपको, और ऐड करने के बाद फिर वो क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी कि समान हो जाएंगे। ठीक। तो मान ले रहे हैं, माना कक्षा 10th में लड़कों की संख्या x मान ले रहे हैं, चलो लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब देखो प्रथम शर्त क्या दे रखी है? 2 शर्तें होंगी, आपको ढूंढना है सवाल में 2 शर्तें।
तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि कुल विद्यार्थी, ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं आपके बराबर 10। तो 10 का मतलब है x प्लस वाई बराबर 10, लड़के प्लस लड़कियां बराबर 10। सही है, ठीक। और अब आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो दूसरी शर्त, लड़कियां जो हैं बराबर है लड़कों से कितनी? लड़कों से 4 अधिक है ना, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। तो लड़कियां हमने क्या मानी है? ये देखो यार, बाई मानी है, उस समय x से बता दिया था, यहाँ बाई मानी है करंट में। और लड़कों की संख्या x प्लस 4, ये समीकरण कौन सी हुई? दूसरी। अब यहाँ पे आगे कह रहा है 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? ज्ञात। अब यहाँ से बाई का मान आप उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो आप यहाँ से उठा के इसमें फिट कर रहे हो, उठा के क्या कर रहे हैं इसमें? फिट। तो ये क्रिया कहलाएगी प्रतिस्थापन, यानी एक जगह से उठाया मान और दूसरी जगह फिट कर दिया, लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन। तो हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं यहाँ पे? प्रतिस्थापन, ठीक। तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, क्योंकि 2 विधियां हैं आपके सिलेबस में, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। एक वज्रगुणन विधि भी होती है, ठीक है, सही है। तो एक सूत्र द्वारा भी समीकरणों को हल करना होता है। तो देखो जितनी भी आगे सामने आ जाएंगी, प्रतिस्थापन विधि से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाई का मान समीकरण 2 से कहाँ रख रहे हो? समीकरण 1 में रखने पर बाई से निकाल के 1 में रख दो, तो क्या आ जाएगा? x प्लस बाई की जगह क्या लगाओगे? x प्लस 4 बराबर 10। x और x जोड़ो, कितने हो गए? 10, और 4 इधर ला घटा दो, -4। 10 में 4 घटे क्या बचे? 6। x बराबर 6/2, 2 3 x का मान 3। किसके समझ में नहीं आया? आया सबके समझ में? ठीक है। ये तो तुम्हारा नाम याद नहीं हुआ है, मुझे नाम ले लेके पूछ लेता। x बराबर 3 है, x का मान कितना है? 3। x का मान 3 आप कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर 3 समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो बाई बराबर 3 प्लस 4, हैदर कितना हुआ? 4 3 7। तो बताओ लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं? लड़के आए भाई साहब x, यानी कि 3 लड़के हैं केवल, और लड़कियां कितनी है? लड़कियां बाई हैं भैया 7। विद्यालय में 10वीं क्लास में 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। बहुत शानदार। उतारो, हो गया सवाल।